आपको इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन आपके, आप कहीं का भी पेपर देते हैं, आपके क्वेश्चन है जो एक दूसरे में रिपीट जरूर होते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कॉज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन कॉज करेगी यूरिन का? आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। तो जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेड ऑरेंज यूरिन कॉज करेगी वो कौन सी है? वो रिफाम्सिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। तो किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद बाउल साउंड क्या है? एब्सेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रही है, तो ये किसकी तरफ इशारा करेंगे? हेमरेज की तरफ, इंटरसुसेप्शन, पैरालाइटिक इलियस या फिर फ्लैचुलेंस। कि जो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर बाउल साउंड है जो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन वो भी एब्सेंट है। तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा? तो ये कहलाएगा पैरालाइटिक इलियस। क्या हो गए? इंडिकेट करेगा पैरालाइटिक इलियस को। पैरालाइटिक इलियस क्या है? जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा कि जो फूड का मूवमेंट है इंटेस्टाइन में वो नहीं हो पा रहा है। जब मूवमेंट नहीं होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और बाउल साउंड भी एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन, अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग एट द थेराप्यूटिक डोजेज नोन एज। अनवांटेड है और अनअवॉइडेबल भी है, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और जो मेडिकेशन आपने जो थेराप्यूटिक डोज दिया है किसी भी मेडिसिन का, उसके कारण हो रहे हैं, आपने ओवरडोज भी नहीं दिया, जितने प्रिस्क्राइब किया उतना ही डोज दिया है, लेकिन तब भी अनवांटेड और अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं ड्रग्स के। तो ये क्या कहलाएंगे? हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर इडियोसिंक्रेसी। तो यहाँ पर अनवांटेड है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? अनअवॉइडेबल है, लेकिन आपने डोज प्रॉपर दिया तब भी हुए हैं, तब ये कहलाएंगे साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव एजेंट क्या है? स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, हेलिकोबैक्टर पायलोरी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट पूछे तो वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी। क्या है? एच पायलोरी और हेलिकोबैक्टर पायलोरी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, when the amount of amniotic fluid exists 2 liters the condition is called। ये क्वेश्चन 10 टाइम से ज्यादा पढ़ा है आपने कि जब भी एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में 800 ml तक होता है एमनियोटिक फ्लूइड, लेकिन जब ये 2 लीटर से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा? ओलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस, बैग ऑफ वाटर या फिर एमनियोटाइटिस। तो ये कंडीशन कहलाएगी क्या? पॉलीहाइड्रोमनियोस। जब 2 लीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए तो क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया। तो भारत में जन्म और मृत्यु अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1969 को लॉन्च हुआ था जो एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो बर्थ और डेथ कितने दिन के अंदर रजिस्टर करवाई जाती है? 21 डेज के, विद इन 21 डेज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। तो जब जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं तो उनमें फीटस एक सिंगल कोरियन, एक कॉमन कोरियन लेयर को शेयर करेगा, तो प्लेसेंटा कितने होंगे? यहाँ पर 1 होंगे, 2 होंगे, मोर देन 2 होंगे या फिर 2 एंड फ्यूज्ड होंगे। तो यहाँ पर जब फीटस आइडेंटिकल ट्विन है लेकिन वो जो कोरियन लेयर है वो क्या कर रहे हैं? एक ही शेयर कर रहे हैं। प्लेसेंटा कितने होंगे? प्लेसेंटा भी 1 होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, स्पोर्ट्स पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकली कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खेलने कूदने वाले लोग होते हैं जो, वो अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी के लिए क्या लेते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कैफीन, बिस्की या फिर हाई कैलोरी फूड। तो कौन सा जो आइटम है लेंगे जो लोग स्पोर्ट्स वाले हैं, तो वो क्या लेंगे? वो लेते हैं जनरली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। क्या लेते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये जनरली कुछ हार्मोन से मिलके भी बने होते हैं या फिर ये क्या करते हैं? मसल टिश्यू को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन?
मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द साइलेंट फीचर ऑफ नर्सेस रिकॉर्ड्स इंक्लूड दी ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साइलेंट फीचर्स सभी नर्सिंग रिकॉर्ड्स के किसी एक को छोड़कर विथ रिटन विथ इंक ऑन पेपर, कंप्लीट क्लियर एंड कॉन्साइज रिकॉर्ड, काउंटर साइन बाय डॉक्टर या फिर शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है आपको कि नर्सिंग रिकॉर्ड में सभी चीजें होनी चाहिए किसी एक को छोड़कर। तो रिटर्न आपको इंक से लिखना है पेपर पर, कंप्लीट क्लियर कॉन्साइज होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं लिखनी है। तो आंसर आपका क्या होगा? काउंटर साइन बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ पैथोजेनिक एजेंट। तो आपकी क्षमता किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी इम्यूनिटी। जितने मजबूत होंगे उतनी कम बीमारी होंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फिफ्थ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज। तो 5वें नंबर की डिसीज कौन सी है? मम्स, इरिथेमा इन्फेक्शियोसम, मीजल्स या फिर रूबेला। तो फिफ्थ डिसीज कौन सी है? तो वो इरिथेमा इन्फेक्शियोसम। क्या है? इरिथेमा इन्फेक्शियोसम। मीजल्स है फर्स्ट, स्कारलेट फीवर सेकंड, रूबेला थर्ड, डकिस फोर्थ, फिफ्थ हो गई इरिथेमा इन्फेक्शियोसम। यदि सिक्स्थ पूछे तो क्या है? रूबियोला। क्या है? रूबियोला। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फेलोपियन के कौन से पार्ट में, फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? तो वो है एम्पुला पार्ट। कौन सा पार्ट है? एम्पुला, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हु इज नोन एज द फादर ऑफ असेप्टिक सर्जरी। तो असेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? के जनक कौन है? तो वो है जोसेफ लिसर। कौन है? जोसेफ लिसर। ऑप्शन में है हिपोक्रेट्स, जोसेफ लिसर, लुइस पास्चर या फिर सॉल्मन वॉक्समैन। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? जोसेफ लिसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम हर साल वर्ल्ड विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो हम हर साल मनाते हैं अक्टूबर 10 को। आज 7 अप्रैल को और अप्रैल 7 को क्या मनाते हैं? हेल्थ डे। तो यहाँ पर और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? हर साल अक्टूबर 10 को और 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन शोल्डर डिस्ट्रोकिया इज मैनेज्ड बाय। तो शोल्डर डिस्ट्रोकिया को आप कैसे मैनेज करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर लॉपसेट मैन्यूवर, लियोपोल्ड मैन्यूवर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर या फिर बर्न मार्शल मैन्यूवर। तो शोल्डर डिस्ट्रोकिया के लिए कैसे मैनेज किया जाता है? तो शोल्डर डिस्ट्रोकिया मैनेज किया जाएगा कैसे? मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर के द्वारा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर 23, 46, 24 या फिर 48। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में यदि पेयर में पूछे तो कहना 23, लेकिन ओनली नंबर में पूछे तो कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल्स। मेल पेशेंट में मम्स के कारण मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वीकनेस होगी, स्टेरिलिटी होगी, ईयर एक होगा या फिर मेनिंजाइटिस होगा। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा स्टेरिलिटी। क्या होगा? बांझपन और स्टेरिलिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो पल्स प्रेशर का मतलब क्या होगा? पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोनों जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। और नॉर्मल आप जो बीपी होता है 120/80, तो 120 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 40। वही क्या कहलाएगा? पल्स प्रेशर। तो नॉर्मली कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी। तो यहाँ पर आप किसी पर्सन के लिए मेन एम है आपका एनसीपी बनाने का कि असिस्टेड मोबिलिटी मूवमेंट के लिए हेल्प करना है। बेड साइड आप ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों काम करवाने हैं। परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, क्योंकि मोबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरा है प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। आपके लिए जो पेशेंट है उसको क्या कहना है कि आप अकेले से भी एक्सरसाइज और एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको प्रमोट करना इंडिपेंडेंटली करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द रोल ऑफ नर्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियली इंक्लूड। तो आप किसी डिप्रेशन के पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के तौर पर। तो यहाँ पर आपका जो एज अ रोल है डिप्रेशन के पेशेंट में एसेंशियल रोल क्या होगा, प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, तो ये डॉक्टर का काम है। इवालुएशन ऑफ मेडिकेशन मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिसीज, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना, ये काम साइकेट्रिस्ट करेंगे, आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा पेशेंट को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, किसके थ्रू, कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो हॉस्पिटल के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन है यहाँ पर सभी, किसी एक को छोड़कर, और उन इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो सभी है किसी एक को छोड़कर। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैन्युला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, या फिर ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। तो वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई एंड थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, इन तीनों को हम प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ड्रग एसोसिएट टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना हमारे हाथ में नहीं होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बैड सोर्स इन अ पेशेंट। तो बैड सोर्स डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर्स के लिए डायरेक्ट कॉज कौन सा नहीं है, ड्रग रिएक्शन, प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग इन सेम पोजीशन, पुअर सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड पार्ट, कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉज नहीं है, वो क्या है, वो ड्रग रिएक्शन। बाकी सभी क्या है, डायरेक्ट कॉज है, सेम पोजीशन में लेटे रहेंगे तो भी होगा, या फिर बैठे रहेंगे, पुअर सर्कुलेशन के कारण भी होगा प्रेशर सोर और बेड सोर्स, और कांस्टेंट प्रेशर पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे तो भी चांस होगी, लेकिन ड्रग रिएक्शन एक डायरेक्ट कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट। मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो जो यहाँ पर मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो क्या है, वो है सोडियम, बाकी सभी है। नेक्स्ट वन आया था आपको हाइपरबोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हाइपरबोलेमिया सभी के कारण होगा किसी एक को छोड़कर। तो हाइपरबोलेमिया अर्ली रीनल फेलियर के कारण भी होगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी होगा, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन के कारण भी होगा, लेकिन डायरिया में हाइपोबोलेमिया होता है, फ्लूइड लॉस होगा, ना कि इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, डायरिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नर्सिंग मेडिकेशन एरर्स मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर। तो जो कॉमनली नर्सिंग मेडिकेशन एरर होते हैं हॉस्पिटल में वो कौन सा है, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्टर्ड। तो हमेशा जब आप ड्रग इन्फ्यूज करते हैं तो बहुत ही रेयर केस में आप चेक करेंगे कि जो ड्रग आप दे रहे हैं तो पेशेंट आप हमेशा सही फाइंड आउट करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट भी आपको प्रॉपर पता होगा, और ड्रग है जो किसको एडमिनिस्टर करनी है तो वो भी होगा, लेकिन डोज का जो इन्फ्यूजन रेट है उसमें हमेशा गड़बड़ करते हैं, कौन चेक करे कितने ड्रॉप्स पर मिनट देना है, तो ये सभी चीजें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर्स अकर्स बिकॉज ऑफ अ फ्लॉ एट विच स्टेज। जब आप मेडिकेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा है जो एरर किस स्टेज में होती है, प्रिस्क्राइबिंग में, ट्रांसक्राइबिंग में, डिस्पेंसिंग में, या फिर एडमिनिस्ट्रिंग में। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा 25th में कि जो डोज आप देते हैं सही रूट से देंगे, सही पेशेंट को दे रहे हैं, सब सही करेंगे, लेकिन जो इन्फ्यूजन रेट है
मान लीजिए आपको कोई भी मेडिसिन 8 घंटे में एडमिनिस्टर करनी है आईवी कैन्युला के थ्रू, तो आप करेंगे उतने में ही, लेकिन कितने ड्रॉप्स पर मिनट जाना है, कितने ml पर आवर भेजनी है, वो आप उतना चेक नहीं करते। यदि स्लो जा रही है तो फास्ट कर देंगे, तो ये सब आप करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज यूज टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन अ पेशेंट। यदि पेशेंट की नॉर्मल हार्ट रेट है तो क्या टर्म यूज किया जाएगा। टैकीकार्डिया में तो क्या है, ज़्यादा है, ब्रेडिकार्डिया में कम है। साइनस रिदम, क्या होगा वो, साइनस रिदम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ अ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। तो जब भी कोई नर्सिंग प्रोफेशनल क्या कर रहा है, किसी पेशेंट का वाइटल साइन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है, टू कीप पेशेंट हैप्पी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट्स, टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर टू हैव डेटा फॉर रिसर्च। तो आप पेशेंट का जो वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं, हैप्पी रखने के लिए पेशेंट को, कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, कि रिसर्च के लिए। तो आप किसी एज अ नर्स प्रोफेशनल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप क्यों डेटा कलेक्ट करते हैं, टू मॉनिटर द वाइटल साइन क्यों लेते हैं, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ। तो फीवर इंडिकेट करेगा जब बॉडी टेम्परेचर आपने ओरली चेक किया तो कितना होगा, वो होगा 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट। कितना, 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा है, दैट मीन्स टेम्परेचर आपको क्या है, फीवर है। 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर है, 97 कम हो जाएगा, और जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 99.5। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय। पेशेंट में फ्लूइड बैलेंस का पता कैसे चलेगा, मॉनिटरिंग ऑफ वेट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इनपुट आउटपुट चार्टिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी के थ्रू पेशेंट के वजन से भी पता चलेगा फ्लूइड का बैलेंस, फिजिकल एग्जामिनेशन से भी होगा, और पेशेंट का इनपुट कितना खाया कितना बाहर निकाला इससे भी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, थीम फॉर द दिस ईयर्स नर्सेस डे 2022। 2022 में नर्सेस डे की थीम क्या थी। तो हमने रिसेंट में ही नर्सेस डे सेलिब्रेट किया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है जिस दिन। तो इस साल की थीम थी, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नर्सेस डे सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट। तो नर्सिंग डे हम क्यों मनाते हैं, फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के लिए, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा बर्थ, एनिवर्सरी ऑफ डे ऑफ ओपनिंग फर्स्ट साइंटिफिक नर्सिंग स्कूल। तो हम हर साल नर्सेस डे मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के दिन। क्या मनाते हैं, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब बताइए यहाँ पर डायमेंशन में कौन सा नहीं आया, तो मेंटल आया, फिजिकल आया, सोशल आया, लेकिन वोकेशनल नहीं आया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफ स्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। लाइफ स्टाइल बिहेवियर के कारण सभी टाइप की डिसीज होंगी किसी एक को छोड़कर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, या फिर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। तो सभी डिसीज होंगी लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो वो होगी यहाँ पर टाइप फर्स्ट और जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। कौन सी, टाइप फर्स्ट और जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। और टाइप सेकंड जनरली उन लोगों को होने के चांसेस होते हैं उनके बिहेवियर लाइफ स्टाइल के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सेस इंक्लूड। तो कौन सी हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं जो नर्सेस रेगुलरली प्रैक्टिस करती हैं, मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्थी लाइफ स्टाइल बिहेवियर, रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों काम नर्सेस करती हैं अपनी प्रैक्टिस में। जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं, पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी समझाने का काम करते हैं, पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देते हैं, पेशेंट का जो बिहेवियर है, लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में भी आप उसको मोटिवेट करेंगे।
So answer is the all of the above. Next one, the urinary output of patient is the best indicator of. तो पेशेंट का जो यूरिनरी आउटपुट है सबसे अच्छा किसका इंडिकेटर है? सीवियरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन या फिर स्टेटस ऑफ मेडिकेशन। तो पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट यदि बेस्ट इंडिकेटर होगा तो किसका? किडनी का, कि किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट इज इजीली असिस्ड बाय। तो पेशेंट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं? बीपी से, पल्स रेट से, यूरिन आउटपुट से या फिर ऑल ऑफ दी अबव से। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ब्लड प्रेशर चेक करके भी पता चलेगा पेशेंट का बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। पल्स रेट से भी और यूरिन आउटपुट से भी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी। तो किस केयर एक्टिविटी में आपको कंपलसरी है कि ग्लव्स पहन के ही आपको ये काम करना है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिजियोथेरेपी या फिर रिकॉर्डिंग द वाइटल्स। तो मेडिकेशन के टाइम पर, फिजियोथेरेपी के टाइम पर, वाइटल्स चेक करने के टाइम पर आपको ग्लव्स की जरूरत नहीं है, जितनी आपको पेरिनियल केयर करने के टाइम पर, आफ्टर चाइल्ड बर्थ पेरिनियल केयर के टाइम पर आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत है। सो हियर इज द आंसर इज बी, पेरिनियल केयर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन। तो नॉर्मली यूरिन आउटपुट कितनी होती है? नॉर्मली होती है 0.5 to 1.5 ml पर kg पर आवर। कितनी? 0.5 से 1.5 ml पर kg पर आवर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ए, जिंक, विटामिन सी, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अमंग्स फैट्स द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी आर। तो कौन सा फैट है हमें जिसको कम से कम खाना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे? मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स या फिर नन ऑफ दीज। कौन से फैट है जिनको कम से कम खाना है? तो वो है सैचुरेटेड फैट, क्योंकि इनके ज़्यादा खाने से ही मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका और आर्टरी में ब्लॉकेज होगा। तो इसी जो सैचुरेटेड फैटी फूड है उनको क्या करना है? कम से कम खाना है। अमंग द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट। तो यूरिनरी आउटपुट के लिए करेक्ट मेजरमेंट क्या है? 30 आउंस, 1 कप, 300 ml या फिर 1 क्वार्ट। तो यहाँ पर वॉल्यूम पूछते तब हम मार्क करते अलग, 1 कप कह सकते थे, लेकिन यूरिनरी आउटपुट का मेजरमेंट पूछा है। क्या है? मेजरमेंट पूछा है, तो किस में कैलकुलेट किया जाएगा? ml में। वो कितना होगा? 300 ml। कितना? 300 ml। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन इंडिया इज। सबसे कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन सी डिसीज होती है इंडिया में? आयोडीन की कमी के कारण, जिंक के कारण, विटामिन ए के कारण या फिर आयरन के कारण। तो सबसे कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है इंडिया में आयरन, और जिसकी कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। तो एंटीनेटल और प्रीनेटल विजिट, कंसीव करने के टाइम से लेकर डिलीवरी के पहले तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है एंटीनेटल पीरियड। अब एंटीनेटल विजिट प्रेग्नेंट वुमेन को कितने बार करना चाहिए? 4 visits including 1 as soon as pregnancy is suspected and 1 at term, once a month, once in 2 months या फिर every 2 weeks। तो एंटीनेटल विजिट की बात करें तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो हमें तब जाना है, एटलीस्ट 4 विजिट करना है, और आपको एट टर्म जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, जब तक हो सके तो जब जाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, 4 विजिट्स। अकॉर्डिंग टू WHO के जो टोटल ANC विजिट कितनी है? एटलीस्ट 4 तो करनी ही करनी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फीडिंग कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है डिलीवरी के बाद बेबी को फीड कराया जाता है, मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, ब्रेस्ट सीक्रेट करते हैं, तो वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। और बेबी को एसेंशियल क्यों है कोलेस्ट्रम? इट इज गुड इन टेस्ट, अच्छा टेस्ट रहेगा। इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स।
इट इज अ ट्रेडिशनल इन इंडिया, इट इंड्यूस ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस द मोर मिल्क। न्यूबॉर्न बेबी के लिए एसेंशियल क्यों है कोलेस्ट्रम, क्योंकि इसमें हाई एंटीबॉडीज होंगी, एंटीऑक्सीडेंट होंगे जो बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेसिया होगा, ये दोनों होंगे। क्या होगा, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेसिया होगा, वेरी B1 के कारण होगा, और ड्राई आइस होंगी आपकी विटामिन ए की कमी के कारण। माउथ अल्सर जनरली विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज हम किसको मेजर करने के लिए करेंगे, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड, ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है, पल्स रेट के लिए। तो आपका आंसर भी होगा यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन डेपिक्ट्स, तो रेंज ऑफ मोशन से क्या होगा आपको, एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट, आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो रेंज ऑफ मोशन डेपिक्ट्स का मतलब है यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी ईच मसल्स और जॉइंट्स को मूव करने का काम करेंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फॉर अ पेशेंट विथ सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड, तो यदि किसी पेशेंट को सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी, सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, साउट एंड यूज एक्सरगेटिंग माउथ मूवमेंट्स, कीप साइलेंट, कम्युनिकेट विथ ओनली फैमिली। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पेशेंट के सामने जाके उसको क्लियर और इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ट्रोकेंटर रोल्स इज यूज्ड टू, तो मैंने आपको 3-4 डेज पहले ही बताया था ट्रोकेंटर रोल ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, पेशेंट के जो एक्सटर्नल रोटेशन होगा हिप का, यदि किसी की हिप सर्जरी हुई हो तो यहाँ पर उसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रोकेंटर यूज किए जाएंगे। इस तरीके से देखिए जो इमेज में दिख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकॉम्बेंट पोजीशन, तो जब पेशेंट रिकॉम्बेंट पोजीशन में होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको पैर हिलाने डुलाने में क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिस्ट ड्रॉप इज अ कंडीशन इन विच, जो आपका हाथ है वो झुका हुआ टाइप का रहेगा, तो ये किसके कारण होगा, फीमर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क, एब्डक्टर मसल्स या फिर एडक्टर मसल्स के कारण। तो ये होगा आपका एक्सटेंसर मसल्स के कारण। ये देखिए हाथ आपका ऐसा हो जाएगा, इसको क्या कहा गया, रिस्ट ड्रॉप, वो किसके कारण हो गए, एक्सटेंसर मसल्स के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो यदि हमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करना है किसी पेशेंट में, तो एज अ नर्स बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शनिंग, प्रोमोटिंग अर्ली मोबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मैकेनिकल वेंटिलेशन के एक्सपोजर को कम करेंगे हम, एक्सीलेंट ओरल केयर सबग्लोटिक सक्शनिंग करवाएंगे, और अर्ली मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे जिससे पेशेंट का वेंटिलेटर हट सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी, यदि पर्सन नॉन हेमरेजिक है तो कौन सा सही सोल्यूशन होगा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के लिए, तो वो होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट वन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएस, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर अटोनिक यूट्रस। तो प्लेसेंटा प्रीविया तो एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज है, और यहाँ पर जो पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज है वो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर Which of the following cells of the body are in almost constant mitosis? तो बॉडी की कौन सी सेल्स है जिनमें कॉन्स्टेंटली माइटोसिस देखने को मिलेगा, तो वो है स्टमक सेल्स। कौन सी, स्टमक सेल्स।
नेक्स्ट है यहाँ पर द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। तो टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर। मेल में कितनी होती है टोटल नॉर्मल लंग कैपेसिटी? 6 लीटर। ऑप्शन में क्या है 500 ml, 5000 ml, 600 ml या फिर 6000 ml। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पर 6000 ml या फिर 6 लीटर हम कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएंगे कितना होगा? 6000 ml। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावीनस सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक इंट्रावीनस सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस, 10% डेक्सट्रोज, 0.45% NaCl या फिर रिंगर लैक्टेट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा रिंगर लैक्टेट। आइसोटोनिक इंट्रावीनस सोल्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर WHO declared the 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concern on। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में जब कोविड-19 फैला था, 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो कब की थी? वो की थी जनवरी 30, 2020 को। कब की थी? 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन से क्लाइंट हैं जिसमें रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे? क्लाइंट हु हैज हैड अ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिसीज, क्लाइंट हु इज प्रोन टू सीजर्स, क्लाइंट विथ न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विथ डायबिटीज। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? रेक्टल टेम्परेचर हमें नहीं लेना है, तो वो है यहाँ पर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, क्योंकि यहाँ पर वैगस नर्व में कंडक्शन देखने को मिलेगा। जब कंडक्शन होगा तो ये ब्लड प्रेशर को भी फ्लक्चुएट करने का काम करेगी, क्योंकि वैगस नर्व क्या करती है? पल्स, रेस्पिरेशन और आपका जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसमें मायोकार्डियल इंफाक्शन के पेशेंट में क्या करेंगे? कभी भी रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी? तो मियोसिस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो होंगी टोटल 4। नेक्स्ट वन है यहाँ पर Which hormone produced by the ovaries inhibit the secretion of follicle stimulating and luteinizing hormone। तो ओवरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिससे FSH और LH के सीक्रेशन को इनहिबिट किया जा सके, कम किया जा सके? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन या फिर GnRH। कौन सा हार्मोन ओवरी रिलीज करेगी जिससे हम LH और FSH के लेवल को क्या कर पाएंगे? इनहिबिट कर पाएंगे। तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट। तो जो पेप्सिन एंजाइम है कौन से डाइटरी कंपोनेंट को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे? प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को कि विटामिन्स को? तो ये करेंगे प्रोटीन्स को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में? एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस या फिर मसल्स टिश्यू? मोस्ट एविडेंट टिश्यू कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कौन से? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विथ। तो क्वालिटी एश्योरेंस नर्सिंग में वो क्या है? एडिक्वेसी ऑफ केयर, प्रैक्टिस रेटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस? तो यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस नर्सिंग की वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिफॉर्मिटी ऑफ विच बोन रिजल्टिंग इन स्प्रैंगल शोल्डर। तो स्प्रैंगल शोल्डर में क्या होता है कि जो आपकी स्कैपुला है, क्या है? स्कैपुला है। एक साइड स्कैपुला बहुत ऊपर साइड रहेगी और एक साइड नीचे रहेगी, तो इसको क्या कहेगा? स्प्रैंगल शोल्डर। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है किस बोन की? तो है स्कैपुला की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, पॉल एग्रेन ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर जॉन स्नो ने? तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो अमीबियासिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है? फीकोरल रूट, वेक्टर बॉर्न, पेरेंट्रल या फिर एयरबॉर्न? तो अमीबियासिस का जो रूट है वो कौन सा है? तो वो फीको ओरल रूट। कौन सा रूट है? फीको ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग दी फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, कहीं आता है कि कहाँ पे स्टोर होगा, कहीं आता है कि किससे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी किससे मिलेगा आपको? लिवर से, चीज़ से, एग योक से या फिर कॉड लिवर ऑयल से। तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन डी मिलेगा कॉड लिवर ऑयल से। किससे? कॉड लिवर ऑयल से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 3Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो 3D सिम्टम किसके हैं? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, थायमीन के, बायोटिन के, नियासिन के या फिर राइबोफ्लेविन के। तो तीनों सिम्टम है पेलाग्रा के, और किसकी कमी के कारण होता है पेलाग्रा? तो होता है नियासिन की कमी के कारण। फिर इज द राइट आंसर इज सी, नियासिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सर्जिकल ऑपरेशन in which an opening is made through the abdominal wall to enable discharge of waste into the ileum, to enable discharge of waste without passing through the colon is। तो इसका आंसर क्या होगा? इलियोस्टोमी, गैस्ट्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी या फिर वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर इलियम की बात हो रही है और यहाँ पर क्या करना है कि एक इंसिजन सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू क्या करना है, हमें एब्डोमिनल वॉल को इनेबल करना है, जो डिस्चार्ज है वो इलियम में ना जाए। तो क्या है? वो है इलियोस्टोमी। क्या है? इलियोस्टोमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो कौन से क्लाइंट के लिए हमें तुरंत है जो देखने की जरूरत पड़ेगी? 40-year-old client with sharp severe pain due to renal stone not relieved by analgesics, 35-year-old client with fracture femur complaining of sharp chest pain, या फिर both A and B, या फिर a client with ulcerative colitis having lower abdominal pain। तो कौन सा केस है जिसमें हमें पेशेंट को तुरंत देखना है? तो वो है यहाँ पर 35 साल का क्लाइंट जिसको फीमर फ्रैक्चर है, साथ ही साथ में चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है थ्रोम्बोटिक के कारण ना हो रहा हो डेवलप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो साइकेट्रिक वार्ड में सबसे पहले आप किस पेशेंट को असेस करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सीजोफेनिया हु इज विड्रावन। दूसरा है पेशेंट विथ एक्यूट एंजाइटी अटैक। थर्ड है एग्रोफोबिया का पेशेंट जो पूरे दिन रूम में है। लास्ट डिप्रेशन का पेशेंट जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले असेस करेंगे जिसको एंजाइटी अटैक आ रहा है, बाकी को आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पेशेंट विथ एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ है? मेडिकल में आएंगी आपकी, सर्जिकल में आएगा कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये आप नहीं कर सकते, जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में आएंगे ओरल मेडिकेशन, आप जाके उसको ओरली मेडिकेशन खिला सकते हैं। तो किस में आएगा? ओरल मेडिकेशन में। बाकी ये तीनों है जो सर्जरी के थ्रू किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हेमलिच मैन्यूवर इज यूज्ड। हेमलिच मैन्यूवर किसके लिए यूज किया जाता है? क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, आई या फिर नन ऑफ दीज। तो हेमलिच मैन्यूवर अपनाया जाता है यदि एयरवे में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो उसके लिए। तो आपका आंसर होगा क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ विच नर्व। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व क्या होती है? कंप्रेस होगी। तो आपके हाथ हैं कैसे होंगे, जिसको म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है मीडियन नर्व को, तो वही यहाँ पर अफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी। यदि आपको निडल प्रिक हो जाती है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, टॉक टू सीनियर्स, वॉश द साइड विथ सोप एंड वाटर, या फिर चेक योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। सो हियर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप सबसे पहले अपने साबुन और पानी से अच्छे से हाथ को धो लें, चाहे डॉग बाइट हो, कैट बाइट का केस हो या फिर आपको निडल स्टिक इंजरी का केस हुआ हो। ऐसे केस में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे से वॉश करें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट।
क्रैश कार्ट में सभी इसेंशियल कंपोनेंट आर्टिकल्स की जरूरत होगी, किसी एक को छोड़कर। डिफिब्रिलेटर की होगी, रिससिटेशन मेडिकेशन की जरूरत होगी, मटेरियल की जरूरत होगी जो पेरिफेरल आईवी एक्सेस के लिए जरूरी होगा। स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें आपके काफ़ी बुक्स, पेन, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल ये सब आएगा, तो ये आपके क्रैश कार्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सबकी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर में रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप बीपी मेजर करेंगे तो सभी इसमें से क्या होगा, इसके कारण एरर आ सकता है। द साइज और पोजीशन ऑफ कफ इज रॉन्ग, यदि आपने कफ गलत तरीके से लगा दिया या फिर सही पोजीशन साइज से नहीं लगाया तो भी रॉन्ग आएगा। पेशेंट्स आर्म इज पोजीशन अबव और बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, मान लीजिए आप हाथ नीचे कर रहे हैं तो भी रॉन्ग रीडिंग आएगी, ऊपर कर रहे हैं तब भी आएगी। स्फिग्मोमैनोमीटर इज प्रेस टू फर्मली अगेंस्ट ब्रैकियल आर्टरी, आपने प्रॉपर तरीके से ब्रैकियल आर्टरी के यहाँ स्फिग्मोमैनोमीटर को नहीं लगाया तो भी रॉन्ग आएगी, तो आपका आंसर इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो आंसर इज एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एपिकल पल्स ऑफ द पेशेंट कैन बी असिस्ड, तो एपिकल पल्स कहाँ चेक की जाती है, पाल्पेटिंग द रेडियल आर्टरी, पाल्पेटिंग द ब्रैकियल आर्टरी, ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट या फिर पाल्पेटिंग द कैरोटिड आर्टरी। एपिकल पल्स असिस्ट की जाती है हार्ट के यहाँ पर, ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन और नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेड साइड असेसमेंट सभी है, किसी एक को छोड़कर। रेस्पिरेटरी रिदम पैटर्न रेगुलरिटी, तो ये आप चेक करेंगे। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी आप चेक करेंगे। एफर्ट्स, सांस लेने में कितने एफर्ट्स लग रहा है वो चेक करेंगे। लेकिन यदि चेस्ट इंजरी की बात हो रही है तो वो डॉक्टर का काम है, वो आपका काम नहीं है। असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट ये काम डॉक्टर करेंगे, लेकिन आपका काम क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी रिदम पैटर्न रेगुलरिटी है, ब्रीदिंग डेप्थ कितनी है, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियंस ऑर्डर ऑफ गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावीनसली। तो यहाँ पर इमीडिएट डिसीजन होगा फिजिशियन ऑर्डर का, कि कहा गया है कि गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावीनसली, आईवी रूट से आपको क्या करना है, ब्लड देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई द ऑर्डर विद द फिजिशियन प्रायर टू एडमिनिस्टर, सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द हेड नर्स, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट, क्लैरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन, प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट द ब्लड यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ब्लड यूनिट से ब्लड कलेक्ट करना है, ऑर्डर को क्लैरिफाई करना है, एंड देन जो चीज़ें फिजिशियन ने कही है उनको हमें एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइंस बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके कितने टाइम के पहले आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं, विद इन 30 मिनट, विद इन 1 आवर, विद इन 1.5 आवर या फिर विद इन 2 आवर। तो बिफोर 30 मिनट्स क्या है, विद इन 30 मिनट्स के हमें जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके एटलीस्ट विद इन 30 मिनट्स के पहले हमें क्या करना है, वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट वन, अ नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेशेंसी ऑफ एनी इंट्रावीनस एक्सेस लाइन। तो यहाँ पर नर्स को पेटेंसी है जो आईवी एक्सेस की कब चेक करना है, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। तो आईवी रूट से जब हमें क्या करना है, आईवी लाइन को चेक करना है, तो कब करना है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाले हों उसी टाइम पर हमें क्या करना है, चेक करना है। सो आंसर इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग, वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पेशेंट के एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेस पर क्या है, रिकमेंड की जा रही हैं, किसी एक को छोड़कर। रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रियाज, तो ये आपको करना है। Enable delivery of 11 time critical treatment. Observe the patient. Rapid transfer to acute stroke unit for ongoing assessment and provision of further treatment. Acute stroke का पेशेंट है, यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में एज अ नर्स आप क्या करेंगे, तो आइडेंटिफाई करना है रैपिडली,
पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और उसको तुरंत स्ट्रोक यूनिट में ट्रांसफर करना है, जिससे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। नहीं करना है वो क्या है, इनेबल डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी वुड बी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पूछिए, बर्न पेशेंट है, पेशेंट कैसा एक्यूट बर्न पेशेंट है, तो जब भी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी जाती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आफ्टर दैट आप फ्लूइड रिप्लेस कर सकते हैं, वुंड क्लीन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी मेंटेनिंग द एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, देन आफ्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज टू बी प्रिफर्ड। तो क्लिनिकल सिचुएशन का मतलब है कि आप ड्यूटी पर हैं, कोविड के पेशेंट की आप देखरेख कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वॉश विथ सोप एंड वाटर, यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, क्लीन योर हैंड ओनली व्हेन इट इज विजिबली सॉइल्ड, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्लिनिकल सिचुएशन का मतलब है कि आप हॉस्पिटल में हैं या फिर कहीं पर भी है, तो ऐसे केस में आपके पास क्या होना चाहिए, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से आप अपने हाथों को क्लीन करके रख सकते हैं, सैनिटाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हैंड हाइजीन के लिए टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, आप कितनी देर तक अपने हाथ वॉश कर रहे हैं, टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, कौन सी टेक्निक से हाथ धो रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं कि नहीं, कौन सी साबुन यूज कर रहे हैं, सब आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन अ पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में आप किसी पेशेंट में डीबीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये ना हो। हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से, बेड मैनेजमेंट से, या फिर कीपिंग पेशेंट वार्म। तो किसी सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की भी, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, तो डीबीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम प्रिवेंट करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रहे, फिजिकली मूवमेंट करे, जिससे बॉडी में क्या हो कि जो एम्बुलस है या फिर थ्रोम्बस है उसका फॉर्मेशन ना हो पाए, तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A patient of anemia with hemoglobin of 7 g/% has been advised iron injection is preferred therapy by the physician. On being given the prescribed injection by intramuscular route, the patient suddenly develops breathlessness, nausea, hypotension. What should be the most probably cause? यहाँ पर देखिए 7 g/% क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन के इंजेक्शन दिए गए, इंजेक्शन देने के बाद उसको IM रूट से इंजेक्शन दिया गया आयरन का, उसके बाद उसको क्या हो रहा है, उसका BP लो हो रहा है, नोजिया हो रहा है, ब्रीथलेसनेस हो रही है। तो ये सभी किसके साइन है, ये सभी यहाँ पर एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन के साइन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, एनाफ्लेक्सिस। ऑप्शन में था रॉन्ग साइड ऑफ इंजेक्शन को सही दिया, IM रूट से दिया जाता है, रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, एनाफ्लेक्टिक या फिर हार्ट अटैक, लेकिन यहाँ पे BP लो हो रहा है, नोजिया हो रहा है, ब्रीथलेसनेस हो रही है इंजेक्शन के बाद, तो सभी कैसे हैं, एनाफ्लेक्टिक साइन है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली, तो जब हम रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं एज कम्पेयर टू ओरली, तो क्या डिफरेंस रहेगा, लेसर देन ओरल टेम्परेचर, इक्वल टू ओरल, ग्रेटर देन ओरल, या नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर। तो हमेशा रेक्टल टेम्परेचर 1.1 है जो ज़्यादा ही आता है ओरल के। तो इसीलिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यदि ओरल टेम्परेचर कितना आया है आपका 99.8 आया है और रेक्टल कितना आया है 99.9 आएगा, तो हमेशा रेक्टल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ओरल से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इफ अ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया इट इज़ बेस्ट टू मेक हिम। तो यदि पेशेंट को ऑर्थोपनिया है तो यहाँ पर सही तरीका क्या होगा, लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन, वॉक अराउंड इन द रूम, या फिर वी इन एनी पोजिशन। तो ऑर्थोपनिया का पेशेंट है तो वो सही तरीके से सांस तभी ले पाएगा जब उसको आप अपराइट पोजीशन में बिठा के रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैन्युलर साइट इन्फेक्शन इज। तो कैन्युलर साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, स्किन एंटीसेप्सिस, फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ कैन्युला।
कैन्युला साइट में हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? आप अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश कीजिए, देन आफ्टर सेप्टिक टेक्निक के थ्रू क्या कीजिए, कैन्युला को इंसर्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो सभी चीजें करना है आपको नर्सिंग केयर के तौर पर किसी एक को छोड़कर। पेशेंट का आपको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, एयरवे पेटेंसी मैनेज करना है, मेडिकेशन देना है, लेकिन न्यूट्रिशनल लेवल को आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अ पेशेंट, टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होना हाइपोक्सिया है। अर्ली इंडिकेटर क्या होगा? अर्ली इंडिकेटर होगा एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। क्या होगा? लेट में आएगा साइनोसिस, लेकिन अर्ली पूछा है क्या? एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्सिंग ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंस, कॉल द डॉक्टर, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन या फिर मॉनिटर यूरिन आउटपुट। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम पर आपकी कि जो ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है उसको तुरंत इमीडिएटली स्टॉप करना। नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल ऑन पेशेंट बेड वुड बी। तो साइड रेल पेशेंट के जो बेड में साइड रेल दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम फॉल इंजरी, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ड्रिप सेट, टू हेल्प इन बेड हाइजीन मैनेजमेंट या फिर टू रिस्ट्रेन द पेशेंट। तो साइड रेल्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि पेशेंट बेड से फॉल डाउन ना हो सके। मान लीजिए पेशेंट डिजीनेस आ रही है, उसको कुछ भी इस तरीके से चक्कर टाइप से आ रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है? गिरने से बचाने के लिए साइड रेल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इन अ पेशेंट डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफ्लैक्टिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग वुड बी। तो यदि एक्यूट एनाफ्लैक्टिक अटैक आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन है एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल द फैमिली, लुक फॉर पॉजिटिव एजेंट या फिर चेक द मेडिकेशन चार्ट। एनाफ्लैक्टिक अटैक है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यदि आपके पास एपिनेफ्रिन अवेलेबल हो तो उसको तुरंत एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट है यहाँ पर द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्डियनल साइन है कार्डियक अरेस्ट के सभी किसी एक को छोड़कर। एपनिया होगा मतलब सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पीपल होगा नहीं होगा क्योंकि जनरली जो डेथ पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, ना कि कार्डियक अरेस्ट में। कोल्ड क्लेमी स्किन होगी, कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स एब्सेंट रहेगी। लास्ट है यहाँ पर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर का करेक्ट सीक्वेंस होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो ये था आपका पेपर जीएमसीएच का 28 तारीख को हुआ था। आई थिंक 165 वैकेंसी थी, मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है। जो भी लोग पेपर दे के आए थे आई होप उन सभी का पेपर अच्छा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।